हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एमसीक्यूज ऑन फिजिक्स पार्ट 4। ठीक है, जिसमें हम करेंगे एमसीक्यूज ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में करे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड लाइट फिजिक्स के। इस वीडियो में हम फर्दर 10 क्वेश्चंस करेंगे विच आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड ऑप्टिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ह्यूमन आई। ठीक है, वो मिनिमम डिस्टेंस बतानी है जो ह्यूमन आई से क्लियरली देखी जा सकती है, जिससे मतलब जो ह्यूमन आई का विजन है वो क्लियर हो, ब्लर ना हो। तो वो डिस्टेंस क्या होगी? वो डिस्टेंस होगी 25 सेंटीमीटर्स। ठीक है, the least distance of distinct vision is 25 centimeter. It is the minimum distance that eye can accommodate to see the object. ठीक है, तो ये एक मिनिमम डिस्टेंस है जिससे आई जो है एक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आई को स्पेस चाहिए। ये वो मिनिमम डिस्टेंस है। वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर्स। अगर 25 सेंटीमीटर से और ज्यादा आप छोटा कर दोगे ये डिस्टेंस, तो फिर विजन क्या हो जाएगा? ब्लर हो जाएगा। ठीक है, आपको जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली नहीं दिखाई देगा। तो क्या होती है? 25 सेंटीमीटर्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड लाइट इज यूज्ड एज डेंजर सिग्नल बिकॉज इट। ठीक है, इसमें बोल रहे हैं कि रेड लाइट जो होती है वो डेंजर सिग्नल के रूप में क्यों यूज होती है। कई बार आपने देखा होगा रेड लाइट को, जो सिग्नल्स पे रेड लाइट होती है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है स्टॉप हो जाना। ठीक है, ऐसे ही ट्रेन के लिए भी रेड फ्लैग यूज करते हैं जिसका मतलब होता है स्टॉप। ठीक है, तो जितने डेंजर सिग्नल्स के लिए हम रेड लाइट ही क्यों यूज करते हैं? तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, जो रेड लाइट होती है वो स्कैटर्ड नहीं होती है। स्कैटर्ड का मतलब है फैलती नहीं है लाइक दिस। ठीक है, वो स्ट्रेट चलती है, इसीलिए लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकती है। इसीलिए क्या यूज करते हैं? रेड लाइट यूज करते हैं। ठीक है, अगर फैलेगी नहीं तो इसका मतलब इसका कलर जो है वो इफेक्टिव दिखेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो रेड लाइट का क्या होता है? वेवलेंथ ज्यादा होती है, सबसे मैक्सिमम होती है। रेड लाइट इज यूज्ड एज डेंजर सिग्नल बिकॉज इट इज स्कैटर्ड लीस्ट, सबसे कम स्कैटर्ड होती है। ठीक है, और इसका स्कैटरिंग का जो फॉर्मूला है वो किसका है? स्कैटरिंग इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ4 वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ। ठीक है, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। अब वेवलेंथ जो होती है रेड की वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ठीक है, मैक्सिमम होती है, इसका मतलब स्कैटरिंग लेस होगी, क्योंकि ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर लैम्डा ज्यादा है तो एस क्या होगा? कम होगा, कम स्कैटर्ड होगा। ठीक है, इसीलिए जो होता है रेड कलर होता है वो कम स्कैटर्ड होता है। और जो रेड की वेवलेंथ होती है एग्जैक्टली वो होती है 700 नैनोमीटर। ठीक है, ये रेड की होती है। और अगर हम बात करें ग्रीन और ब्लू लाइट की, जो अक्सर यूज करते हैं, ग्रीन लाइट भी यूज करते हैं सिग्नलिंग में, लेकिन डेंजर के लिए यूज नहीं करते हैं वो। तो ग्रीन लाइट का जो वेवलेंथ होती है वो होती है अराउंड 580 नैनोमीटर, और ब्लू की होती है 450 नैनोमीटर। ठीक है, तो क्या रीजन है रेड लाइट को यूज करने का? ये लीस्ट स्कैटर्ड होती है। और लीस्ट स्कैटर्ड क्यों होती है? क्योंकि इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ होती है। कितनी होती है? 700 नैनोमीटर्स। ठीक है,
जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, तो मैं उसके आगे पीछे जितनी भी डिटेल होती है वो यहाँ पे बताती हूँ, तो इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसा आएगा। मे बी आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की, ब्लू, ग्रीन, वॉयलेट किसकी होती है, तो ये क्वेश्चन भी आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं कि रेड की मैक्सिमम होती है, ठीक है, कितनी होती है, 700 नैनोमीटर्स होती है। तो ये जो डिटेल होती है इसको भी आप नोट कर लीजिए साथ में, क्योंकि एक साथ आपके कई सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है, जब लाइट एक मीडियम से, मान लीजिए मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, इसमें पास होती है, तो विच वन ऑफ फॉलोइंग डज नॉट चेंज, कौन सी चीज चेंज नहीं होती है। तो सबसे पहला है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। मान लीजिए ये एयर है और ये कोई डार्क लेंस है, मान ब्लू कलर का कोई लेंस है, तो इसके बाद जो इस पे एंटर करेगी तो क्या हो जाएगा, लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लाइट हल्की हो जाएगी, जैसे चमक जो होती है लाइट की वो कम हो जाएगी, तो इंटेंसिटी तो चेंज हो जाती है, हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है वेलोसिटी, यस वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है, ये डिपेंड करता है कौन सा मीडियम है, ग्लास है या कोई फैब्रिक है, क्या है, कौन सा मीडियम है या फिर कोई लिक्विड है, तो उसके हिसाब से उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है लाइट की, वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है, ठीक है। कौन सी चीज चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है लाइट की, ठीक है, चाहे आप किसी भी मीडियम में उसको ले जाओ, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, ठीक है। तो when light passes from one medium to another medium, frequency does not change, frequency change नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट विजन कैमरास डू नॉट यूज, जो नाइट विजन कैमरास होते हैं वो क्या यूज नहीं करते हैं, कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है या कौन सी ऐसी लाइन है इसमें जो वो यूज नहीं करते, जो उसकी एप्लीकेशंस में नहीं आता। तो फर्स्ट है एम्पलीफाइड लाइट, तो ये तो एक फंक्शन है नाइट विजन का, नाइट विजन कैमरा क्या करते हैं, एम्पलीफाइड कर देते हैं लाइट को, ठीक है। इंफ्रारेड सेंसर्स, नाइट विजन कैमरा में इंफ्रारेड सेंसर्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से वो रात में भी, इंफ्रारेड लाइट की वजह से ही रात में भी इमेजेस को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। हीट रेडिएशन फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो नाइट विजन कैमरास जो थर्मल कैमरास होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी हर ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ हीट रेडिएट करता है, ठीक है, कोई कम करता है, जैसे ह्यूमन बॉडी बहुत ज्यादा हीट रेडिएट करती है, कुछ ऑब्जेक्ट कम करते हैं, लेकिन हर कोई करता है। तो ये कुछ नाइट विजन कैमरेस ऐसे होते हैं जो हीट रेडिएशन को रीड करते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं, तो ये भी एक एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, ये भी एक फंक्शन हो गया। लास्ट है एक्सरेज रेडिएशन फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स, तो एक्सरेज रेडिएशन, पहली बात तो एक्सरे रेडिएशन होता नहीं है ऑब्जेक्ट में, मान लीजिए कुछ में होता भी है तो उसे नाइट विजन कैमरा रीड नहीं कर सकता, तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा, डी, ठीक है। नाइट विजन कैमरास हैव 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स, 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं नाइट विजन कैमरा के। फर्स्ट क्या होता है, एम्पलीफाइड लाइट, ये लाइट को एम्पलीफाइड करता है, मतलब बढ़ा देता है, बिल्कुल डार्क में भी अगर आप कैमरा ले जाओगे तो वहां पे भी कुछ ना कुछ लाइट, आपको जब उसका आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो कुछ ना कुछ लाइट दिखाई देगी, आपको ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे। इंफ्रारेड सेंसर्स यूज करते हैं और यही सेंसर होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लाइट को एम्पलीफाइड करने के लिए, ठीक है, और नाइट में देखने के लिए, एज वेल एज हीट रेडिएशन फ्रॉम ऑब्जेक्ट, और जो हीट रेडिएशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, हर ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ हीट रेडिएट करता है, उसको भी ये रीड करते हैं, ये भी एक फीचर है उसका, ठीक है। तो कौन सा ऐसा है जो फीचर नहीं है, एक्सरेज रेडिएशन इज नॉट अ फीचर ऑफ नाइट विजन कैमरास, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन, ठीक है, साउंड किसमें सबसे ज्यादा तेज ट्रेवल कर सकती है, किसमें कर सकती है, याद करो, एयर में कर सकती है, लिक्विड में कर सकती है, वैक्यूम में कर सकती है या मेटल में कर सकती है, ठीक है, तो सबसे फास्टेस्ट किस में कर सकती है, मेटल्स में,
ठीक है, बहुत सिंपल एग्जांपल है, आप कोई प्लेट ले लीजिए, उसमें कुछ साउंड क्रिएट करिए स्पून से या किसी भी चीज से, ऑब्जेक्ट से, तो आपको बहुत तेज साउंड सुनाई देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेटल्स में साउंड बहुत तेज ट्रेवल करती है, बहुत जल्दी साउंड सुनाई देगा। ठीक है, sound travels fastest in metal, increasing order of sound of speed of sound in different medium। अब अलग अलग मीडियम्स के में उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया है, कैसे कैसे? सबसे कम होती है गैस में, ठीक है, उसके बाद स्पीड होती है साउंड की लिक्विड में, देन सॉलिड्स में। तो मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, तो मेटल्स में सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है और गैसेस में मिनिमम होती है। अब लिक्विड, एयर, मेटल्स तो दे दिया है, ठीक है, उसका सीक्वेंस भी पता चल गया आपको कि गैसेस में सबसे कम, देन लिक्विड में, देन सॉलिड में, मैक्सिमम सॉलिड में होती है। लेकिन वैक्यूम का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। वैक्यूम में क्या होती है? वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती। ठीक है, वैक्यूम में सिर्फ लाइट ट्रेवल कर सकती है, साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती। तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, चाहे वो मीडियम एयर हो, लिक्विड हो या सॉलिड्स हो। अगर वैक्यूम है मतलब कोई भी मीडियम नहीं है तो साउंड ट्रेवल नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर पता चल गए कि मिनिमम किस में होता है, मैक्सिमम किस में होता है, या वैक्यूम में ट्रेवल नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से पता चल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेशल टेक्निक यूज्ड इन शिप्स टू कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ ओशियन बेड्स इज। ठीक है, वो स्पेशल टेक्निक जो शिप्स में यूज की जाती है, किस लिए यूज की जाती है? ओशियंस की, ओशियन बेड जो होते हैं, यानी कि उसका जो ओशियन का सरफेस होता है, तल होता है, उसकी डेप्थ को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो उस टेक्निक को क्या कहते हैं? उस टेक्निक को हम कहते हैं सोनार। ठीक है, सोनार क्या करता है? ये एक साउंड नेविगेशन एंड रेडिएशन सिस्टम होता है। ठीक है, जो साउंड की हेल्प से ओशियन की डेप्थ कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? जो साउंड होती है वो लिक्विड में सबसे तेज यानी कि फास्टेस्ट ट्रेवल कर सकती है विथ कंपेयर टू लाइट और अदर वेव्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? साउंड यूज करते हैं ओशियंस में, लिक्विड में। जहां पे लिक्विड की बात आती है वहां पे हम साउंड यूज करते हैं। ठीक है, और जहां पर एयर की बात होती है वहां पे हम लाइट यूज करते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है ओशियंस की, इसलिए हम सोनार यूज करेंगे, यानी कि साउंड सिस्टम यूज करेंगे। और कैसे ट्रेवल करते हैं? ठीक है, मान लीजिए ये ओशियन है, यहाँ पे शिप है, ठीक है, और ये इसका बेड है, बेड मतलब तल है। तो यहाँ से एक साउंड वेव छोड़ी जाती है, ठीक है, और वो इको होके जब वापस जाती है, तो ये जो दोनों टाइम है, मान लीजिए टी टाइम में ये वापस रिटर्न होके इको होके वापस जाती है, तो टाइम ये हो गया। और स्पीड जो होती है साउंड की वो पता ही है सबको, कितनी होती है? 343 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो डिस्टेंस निकाल लेंगे यहाँ से। टाइम इको, जो इको हुआ उस वापस, यानी कि जब साउंड वेव छोड़ी उसके बाद वापस वही साउंड जब इको होके वापस शिप पे गई, वो टाइम पता चल गया। स्पीड ऑलरेडी पता है साउंड की कितनी होती है, साउंड स्पीड होती है 343 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस निकाल लेंगे यहां से। डिस्टेंस क्या हो जाएगी? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणा समय। तो यहां से हम क्या निकालेंगे? डिस्टेंस। इस तरीके से डेप्थ कैलकुलेट की जाती है ओशियंस की यूजिंग सोनार सिस्टम। ठीक है, सोनार और साउंड नेविगेशन and ranging is helpful for exploring and mapping the ocean because sound waves travel faster in water than do radar and light waves। ठीक है, क्यों यूज करते हैं इसको हम? क्योंकि साउंड वेव्स फास्टर ट्रेवल करती है वाटर में विद कंपेयर टू अदर वेव्स। ठीक है,
तो जो सिस्टम जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो सब मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। इको टाइम नोट कर लिया, साउंड की स्पीड पता होती है और डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी पढ़ लेते हैं कि लेजर क्या होता है। लेजर जो होता है, लेजर होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। ये एक तरीके की लाइट होती है जो कोहेरेंट होती है। कोहेरेंट का मतलब होता है बिल्कुल स्ट्रेट चलती है, स्ट्रेट चलती है, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इसके बीच में आ गया तो फिर ये टर्न नहीं होती, स्ट्रेट चलती है और ना ही स्कैटर्ड होती है, ठीक है। लेजर के बहुत सारे एप्लीकेशन है। लेजर यूज होता है कटिंग के लिए, लेजर यूज होता है, लेजर ऑप्टिकल फाइबर में यूज होता है, सिग्नल प्रोसेसिंग में। कई लोग जो फास्टेस्ट वाईफाई आप कह सकते हो, फास्टेस्ट नेट के लिए लोग लेजर यूज करते हैं, ठीक है। लेजर टेक्निक बहुत सारी जगह पे यूज होती है, ऑपरेशंस में यूज होती है, ह्यूमन बॉडी ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो ये एप्लीकेशंस हो गए लेजर के। नेक्स्ट है सोनिक बॉम्ब। सोनिक बॉम्ब क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट हवा में साउंड की स्पीड से तेज ट्रेवल करता है तो उससे क्या होती है, शॉक वेव्स क्रिएट होती हैं। शॉक वेव्स क्यों होती है? क्योंकि चारों तरफ हवा है। जब बहुत ही तेज स्पीड से आप चलोगे तो हवा से एक साउंड क्रिएट होगी, ठीक है। बम्बार्डिंग टाइप की होगी, ऐसा लगेगा जैसे बॉम्ब कहीं पे किसी ने गिरा दिया। आपने कई बार देखा होगा कि कोई रॉकेट या फिर कोई बहुत ही स्पीड से प्लेन अगर जाता है तो बहुत तेज थंडर स्टॉर्म टाइप की आवाज आने लगती है, तो गड़गड़ाहट आने लगती है। वो सोनिक बॉम्ब्स होते हैं, मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है वो साउंड की स्पीड से तेज चल रहा होगा, जिसकी वजह से एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से शॉक वेव्स क्रिएट हो रही है और वो जो आवाज होती है उसको सोनिक बॉम्ब बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है रूवेब्रेशन। रूवेब्रेशन क्या होता है? ये होता है साउंड जो है बहुत लंबा ट्रेवल करे। मान लीजिए साउंड को आपने कहीं सरफेस पे इंसिडेंट किया, छोड़ा, और उसके बाद वो स्कैटर्ड हो जाए, फिर दूसरे सरफेस पे गिरे, फिर दूसरे से तीसरे सरफेस पे गिरे, तो उससे क्या होता है, साउंड की जो इंटेंसिटी है वो डिग्रेड हो जाती है, मतलब साउंड हल्की हो सुनाई देने लगती है और हल्की होती होती जाती है। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग होती है साउंड की, उसको रिवर्बरेशन कहते हैं, ठीक है, जिसमें साउंड डिके हो जाती है, साउंड जिसमें घट जाती है। तो यहाँ पे जो टेक्निक यूज कर रहे हैं, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? सोनार सिस्टम है, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सोनार कैसे वर्क करता है। और बाकी जो चारों हैं, तीनों हैं, लेजर, सोनिक बॉम्ब और रिवर्बरेशन, ये भी आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है लाइट ईयर इज। लाइट ईयर क्या है? प्रकाश वर्ष क्या है? क्या होता है प्रकाश वर्ष? सबसे पहले तो किसकी यूनिट है प्रकाश वर्ष? डिस्टेंस की है, लाइट की है, किसकी है? तो जो लाइट ईयर्स यूनिट होती है वो किसकी है? डिस्टेंस की। डिस्टेंस को नापने के लिए लाइट ईयर का यूज करते हैं। अब कौन सी डिस्टेंस को नापने के लिए करते हैं? ये हम कॉस्मिक डिस्टेंस या फिर यूनिवर्स, जो यूनिवर्स में डिस्टेंस है, प्लैनेट्स के बीच में, स्टार्स के बीच की जो डिस्टेंस है, उनको नापने के लिए हम यूज करते हैं लाइट ईयर्स की। लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, वेरी वेरी लॉन्ग जो डिस्टेंसेस होती हैं, ठीक है, स्पेशली क्या है, प्लैनेट्स की डिस्टेंस या फिर स्टार्स की डिस्टेंस को नापने के लिए हम लाइट ईयर्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब लाइट ईयर है क्या? ये लाइट ईयर है लाइट एमिटेड बाय द सन इन 1 ईयर। नहीं, ये नहीं है। टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम सन टू अर्थ, ये भी नहीं है, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन फ्री स्पेस इन 1 ईयर। दिस इज द राइट डेफिनेशन ऑफ लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है? ये वो डिस्टेंस है जो लाइट द्वारा चली जाती है एक साल में किसी फ्री स्पेस में, ठीक है, वैक्यूम कह सकते हो, वैक्यूम में। तो वो सोचे कितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी, मतलब कितना ज्यादा डिस्टेंस एक साल में एक लाइट रे ट्रेवल कर पाएगी। वो जो डिस्टेंस होती है वो 1 लाइट ईयर होता है, ठीक है। 1 light year speed of light in vacuum into number of seconds in 1 year,
ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1 लाइट ईयर के बराबर, और वो वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर्स। ठीक है, अब मीटर्स में है तो ऑब्वियसली डिस्टेंस ही होगी। ठीक है, वेरी वेरी लॉन्ग डिस्टेंस किसके लिए यूज करते हैं, या फिर कॉस्मिक डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं लाइट ईयर्स का। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है वैक्यूम में, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी होती है। ठीक है, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 1 ईयर। एक साल में जितने नंबर ऑफ सेकेंड्स होते हैं वो कैसे निकालेंगे, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 होते हैं। ठीक है, 365 दिनों में एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, कितने घंटे होते हैं, 24 होते हैं। ठीक है, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 होते हैं, और एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। तो ये टोटल जो कैलकुलेशन है वो किसके बराबर है, वो है 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर्स के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 लाइट ईयर। नेक्स्ट है द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज, ह्यूमन ईयर के ह्यूमन जो ईयर्स हैं वो कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज को सुन सकते हैं। ठीक है, कौन सी रेंज को सुन सकते हैं, ह्यूमन ईयर्स टू 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं, इससे ऊपर और इससे कम फ्रीक्वेंसीज को नहीं सुन सकते। ठीक है, तो वो कौन सा ऑप्शन है, नहीं है, नहीं ये है। ठीक है, 20,000 का मतलब 20 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज, या फिर 20 इंटू 20 किलो हर्ट्ज, 10⁻³ होता है किलो, तो किलो हर्ट्ज हो गई। ठीक है, तो ये रेंज जो होती है वो ऑडिबल रेंज होती है फॉर ह्यूमन ईयर्स। ठीक है, एनिमल्स की थोड़ी ज्यादा होती है, एनिमल बाकी फ्रीक्वेंसीज भी सुन सकते हैं। ठीक है, द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, या फिर 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट है साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, ये क्वेश्चन का आंसर मैं पहले वाले क्वेश्चंस में बता चुकी हूँ। ठीक है, साउंड किस में ट्रेवल नहीं कर सकती, सॉलिड में कर सकती है, लिक्विड्स में कर सकती है, गैस में कर सकती है, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, वैक्यूम में सिर्फ लाइट ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, ये अभी मैंने बताया जस्ट इसी वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट है द मिनिमम हाइट ऑफ अ प्लेन मिरर टू सी द फुल साइज इमेज ऑफ अ पर्सन इज इक्वल टू, अब ये पूछ रहे हैं किसी प्लेन मिरर की कितनी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, किसी पर्सन, ये मान लीजिए कोई पर्सन है, इसको देखने के लिए इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शंस हैं द हाइट ऑफ द पर्सन, पर्सन की हाइट के बराबर होना चाहिए, या मिनिमम हाइट पूछी है कि मिनिमम कितनी होनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि पूरा का पूरा व्यक्ति शीशे में दिख जाए। सेकेंड ऑप्शन है हाफ द हाइट ऑफ द पर्सन, पर्सन की हाइट के आधे, 1/4 द हाइट ऑफ द पर्सन, 1/4 पर्सन की हाइट से, या फिर डबल द हाइट ऑफ द पर्सन, या फिर जो पर्सन की हाइट है मान लीजिए h है तो 2h, तो 2h तो नहीं है, सबके घरों में शीशे हैं, सबको पता है कि अपनी से दुगने हाइट का शीशा तो किसी के घर में नहीं होता। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अब ये देखना है कि बाकी के कौन से ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो जो हाइट होनी चाहिए मिरर की, मिनिमम हाइट होनी चाहिए किसी भी पर्सन को देखने के लिए, वो उस पर्सन की हाइट के हाफ होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए अगर उस पर्सन की हाइट h है तो मिरर की हाइट h/2 होनी चाहिए, उसकी हाफ होनी चाहिए। मान लीजिए अगर किसी की हाइट है 5 फीट है तो उसको मिरर कितना चाहिए, 2.5 फीट का चाहिए, तो वो खुद को पूरी तरीके से देख सकता है उस मिरर में। ठीक है, द मिनिमम हाइट ऑफ अ प्लेन मिरर टू सी द फुल साइज इमेज ऑफ अ पर्सन इज इक्वल टू द हाफ द हाइट ऑफ द पर्सन, पर्सन की हाफ हाइट के मिरर में पर्सन खुद को फुल देख सकता है। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI, MRI
कौन से फिनोमिने पे बेस्ड है, ठीक है। एमआरआई में क्या यूज करते हैं हम, एमआरआई सबको पता होगा, ठीक है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग क्या करते हैं ये, हम बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनको देखने के लिए, उनकी फंक्शनिंग को देखने के लिए यूज करते हैं एमआरआई का, ठीक है। तो वो किस पे बेस्ड है, कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है। तो एमआरआई जो है इसके नाम में ही है मैग्नेटिक रेजोनेंस, तो ऑब्वियसली मैग्नेट से ही रिलेटेड कुछ होगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए, सी और डी ये मैग्नेट से रिलेटेड है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस, डायमैग्नेटिज्म ऑफ ह्यूमन टिश्यूज, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन है वो है ए। एमआरआई बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले मैग्नेट्स लगाए जाते हैं बॉडी पे, ठीक है। अब जो मैग्नेट्स हैं वो बॉडी के जो प्रोटॉन्स हैं उनको अलाइन कर देते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी में भी प्रोटॉन्स हैं, फोटॉन्स हैं, सब कुछ है, ठीक है। वो जो मैग्नेट्स होते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सारे प्रोटॉन्स को अलाइन कर देते हैं, ठीक है। एक डायरेक्शन में अलाइन कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद रेडियो वेव्स छोड़ी जाती है। अब ये रेडियो वेव्स क्या करती है, वो इन अलाइनमेंट को अलग कर देती हैं, उनको चेंज कर देती हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। इनका अलग इफेक्ट है, मैग्नेट्स का अलग इफेक्ट है। अब जो ये डेविएट करती हैं, डेविएशन क्रिएट कर देती है मैग्नेटिक अलाइनमेंट और रेडियो वेव्स के बीच में, ठीक है। रेडियो वेव्स क्या करती है, मैग्नेटिक जो अलाइनमेंट है उनसे डेविएट कर देती हैं प्रोटॉन्स को, बॉडी के प्रोटॉन्स को, ठीक है। जो ये डेविएशन होता है ये मेजर करते हैं, ये बताता है बॉडी के पार्ट्स की फंक्शनिंग कितनी प्रॉपर है, ये सिग्नलिंग क्रिएट करता है, उसी से फिर इमेज क्रिएट होती है। तो दो चीजों का यूज होता है एमआरआई में, एक तो मैग्नेटिक रेजोनेंस का यूज होता है, दूसरा रेडियो वेव्स का यूज होता है टू डिटेक्ट द बॉडी पार्ट्स और द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स, ठीक है। Magnetic resonance imaging is based on the phenomenon of nuclear magnetic resonance NMR. NMR पे डिपेंडेंट होता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इज अ स्कैनिंग टेक्निक फॉर क्रिएटिंग डिटेल्ड इमेज ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। एमआरआई क्यों यूज करते हैं, स्कैनिंग टेक्निक है और ये एक डिटेल इमेज क्रिएट करती है ह्यूमन बॉडी की। कैसे क्रिएट करती है, using nuclear magnetic field and radio waves to generate images of body parts, ठीक है। इसकी टोटल फंक्शनिंग क्या होती है, वही मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है ह्यूमन बॉडी पे, ठीक है। जब बॉडी अलाइन हो जाती है, जब बॉडी के जो प्रोटॉन्स होते हैं, वो फोटॉन्स होते हैं, वो अलाइन हो जाते हैं, उसके बाद उसमें रेडियो वेव्स बॉडी में छोड़ी जाती हैं और रेडियो वेव्स क्या करती हैं, वो अपने अकॉर्डिंग डेविएट कर देती हैं उन अलाइनमेंट को, और वो जो डेविएशन होता है वही क्या यूज होता है, वही इमेज क्रिएट करने में यूज होता है, ठीक है। वो डेविएशन बताता है कि बॉडी का वो पर्टिकुलर पार्ट कितना हेल्दी है या उसकी फंक्शनिंग कैसी है, ठीक है। तो ये फंक्शन है एमआरआई का। ये हो गए हमारे क्वेश्चंस आज के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसका कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं इसी पार्ट के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और उसके बाद हम इलेक्ट्रोस्टैट करेंगे, ठीक है। और उसमें कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो बेसिक चीजें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।